हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण। फ्रेंड्स, ये मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं ये रिट के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अध्याय 11। अनूपपुरा के अधिकांश किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं। वहाँ के कुछ किसानों ने ट्रैक्टर व खेती के नए औजार खरीदने चाहे। कई किसान अपनी ज़मीनों का सुधार करवा कर सिंचाई की सुविधाएं भी बढ़ाना चाहते थे, परंतु कम आमदनी के कारण कोई भी किसान ऐसा नहीं कर पाया। एक दिन घासीलाल नामक किसान ने चौपाल में अन्य किसानों से कहा, इस गांव के हम किसान लोग क्यों न सहकारी खेती को अपना लें। यदि हम सभी किसान अपनी छोटी छोटी खेतों को मिलाकर एक एक कर लें और सभी अपने पास उपलब्ध थोड़े थोड़े धन को मिलाकर इकट्ठा कर ले तो खेती को सुधरवा सकते हैं, ट्रैक्टर और अन्य औजार भी खरीद सकते हैं। हम में से कोई भी किसान इन बड़े खर्च वाले कार्यों को अकेले नहीं करवा सकता। यह सुनकर गोपाल ने घासीलाल से पूछा, आखिर मुझे इस कार्य से क्या मिल जाएगा? क्या तुम मेरा खेत छीनना चाहते हो? घासीलाल ने सबको समझाते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिलकर काम करने से हमारी अनेक समस्याएं दूर हो जाएंगी। इससे सभी को लाभ होगा। हमारे खेतों पर सामूहिक प्रयास से उत्पादन में वृद्धि होगी। हमारा थोड़ा थोड़ा धन एक बड़ी धनराशि बन जाएगी, जिससे हम महंगे औजार भी खरीद पाएंगे। खेतों को मिलाने पर खेत की जोत बड़ी हो जाएगी। यदि ऐसा होता है तो हमारे खेतों की पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। सबको उसके हिस्से के अनुपात में आमदनी का हिस्सा मिल जाएगा। मेरे ननिहाल के किसान तो बहुत पहले से ही ऐसा कर चुके हैं। अब सभी किसान घासीलाल की बात से सहमत हो गए। उन्होंने आगे सामूहिक रूप से खेती प्रारंभ कर दी। उनके खेतों की उपज कई गुना बढ़ गई। अनूपपुरा के किसानों का जीवन ही बदल गया। इस तरह मिलजुल कर कार्य करना सहकारिता का आधार है। बच्चों, मिलजुल कर बड़े से बड़ा काम भी आसानी से किया जा सकता है। सबकी प्रगति तभी हो सकती है जब हम अपने लाभ को छोड़कर सबके लाभ के लिए कार्य करें। यह सहयोग की भावना से ही संभव है। सहकारिता का अर्थ एवं महत्व। साधारण शब्दों में संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे हम सहकारिता कहते हैं। अकेले व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं होते कि वह अपना आर्थिक विकास स्वयं कर सके। यदि लोग आपस में संगठित होकर किसी कार्य को करते हैं तो बड़े और मुश्किल काम भी संभव हो जाते हैं। इस प्रकार लोग आपस में मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने व विश्वास का प्रयास करते हैं। सहकारिता में समाज के निर्धनतम एवं कमजोर व्यक्ति का हित भी निहित होता है। सहकारिता के मूल तत्व। सहकारिता में सदस्यता स्वैच्छिक होती है। इसका संचालन एवं प्रबंध सभी सदस्यों की सहमति से होता है। सभी सदस्यों को एक जैसे अधिकार एवं अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ नैतिक और सामाजिक उद्देश्यों को भी शामिल किया जाता है। सहकारिता के मूल मंत्र है, एक सबके लिए, सब एक के लिए और सबके हित में ही हमारा हित है। सहकारी समिति का गठन। किसी समान आर्थिक एवं सामाजिक हित वाले क्रियाकलापों
के उद्देश्य से कम से कम 15 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। वे उस कार्य के लिए अपने साधन या पूंजी समिति में लगाते हैं। समिति का पंजीकरण सहकारिता विभाग से करवाया जाता है। इसका संचालन सदस्यों में से ही चुने एवं प्रतिनिधियों द्वारा होता है। समिति के लिए सभी मिलकर कार्य करते हैं। समिति के आय व्यय का उचित तरीके से हिसाब किताब रखा जाता है। समिति अन्य स्थानों से भी ऋण और सहायता प्राप्त कर सकती है। लाभ हानि में सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अपने उद्देश्यों के अनुसार सहकारी समितियां निम्न प्रकार से हो सकती है: कृषि सहकारी समिति, दुग्ध सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, गृह निर्माण सहकारी समिति, सहकारी साख एवं बचत समिति, क्रय विक्रय सहकारी समिति। गतिविधि: अपने क्षेत्र में चल रही दुग्ध और अन्य सहकारी भ्रमण कर उसकी कार्य प्रणाली को समझ तथा उस पर एक लेख लिखिए। हमें दैनिक उपयोग के लिए कई तरह का सामान खरीदना पड़ता है। कई बार व्यापारियों द्वारा हमें नकली या घटिया सामग्री दे दी जाती है। जानकारी के अभाव में हमें इस प्रकार के आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हमें उपभोक्ता के हित संबंधी कानूनी प्रावधान की जानकारी हो तो हम कई समस्याओं और आर्थिक हानि से बच सकते हैं। आइए अब हम उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में चर्चा करें। उपभोक्ता सशक्तिकरण: गणेश कक्षा 5 उत्तीर्ण कर के कक्षा 6 में आया। अब उसने अपनी शिक्षिका के कहने पर पुस्तक विक्रेता से कहानियों की एक पुस्तक खरीदी, परंतु ये क्या, पुस्तक में तो 13 से 20 तक के पृष्ठ थे ही नहीं। गणेश ने शिक्षिका ने उससे कहा, इस पुस्तक को विक्रेता को लौटा कर बदलवा लो। हम शाम को अपनी माँ के साथ विक्रेता के पास गया, किंतु विक्रेता ने पुस्तक वापस लेने से साफ मना कर दिया। बहुत देर तक बहस करने के बाद भी उन्हें पैसे ही वापस लौटाना पड़ा वैसे ही वापस लौट आना पड़ा। घर पर दादाजी उनका इंतज़ार कर रहे थे। गणेश ने दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी बोले, यह विक्रेता का गलत व्यवहार है। उपभोक्ता को इस प्रकार के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 बनाया है। इस कानून के अनुसार कोई भी ग्राहक उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अदालत उस उपभोक्ता को राहत प्रदान करेगी। कल मैं खुद उस विक्रेता से बात करता हूँ। दादाजी आगे बोले, हम अपनी खरी कमाई का खरा पैसा देकर रोटी चीज़ क्यों खरीदें, खोटी चीज़ क्यों खरीदें, घटिया चीज़ क्यों खरीदें, मिलावट क्यों बर्दाश्त करें, भला कोई नकली माल क्यों लेवे। इसी तरह की ठगी से बचने के लिए बना है उपभोक्ता संरक्षण कानून। अगले दिन जब दादाजी के समझाने का विक्रेता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच में विक्रेता की शिकायत की। मंच ने गणेश को सही पुस्तक ही नहीं दिलवाई बल्कि 5,000 रुपये हर्जाना और खर्चा भी विक्रेता से दिलवाया। उपभोक्ता कौन? जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। वह वस्तु एवं सेवा का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति होता है। जैसे आप चॉकलेट खरीद कर खाते हैं तो आप एक उपभोक्ता कहलाएंगे। इसी प्रकार आप एक टैक्सी किराए पर लेकर विद्यालय पहुंचते हैं तो भी आप एक उपभोक्ता कहलाएंगे। रामू अपने बच्चे के लिए बाजार से मिठाई खरीदता है। सोनू अपने बीमार भाई का निजी चिकित्सालय में इलाज करवाता है तो रामू और सोनू भी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता का शोषण: उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जा सकता है। खराब या घटिया वस्तु देना,
मात्रा या तौल में वस्तु कम कर देना, अवधि पार वस्तु देना, निर्धारित ब्रांड की वस्तु के स्थान पर अन्य ब्रांड की वस्तु या नकली वस्तु देना, विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना, वस्तु का बताए गए मानकों पर खरा नहीं उतरना, गारंटी की अवधि में वस्तु के खराब हो जाने पर गारंटी की शर्तों के अनुसार उसे नहीं बदलना अथवा वारंटी की अवधि में उसमें सुधार नहीं करना, घटिया सेवा देना, समय पर सेवा नहीं देना या भुगतान प्राप्त करने के बावजूद सेवा नहीं देना आदि तरीकों से उपभोक्ता का शोषण किए जाने की घटनाएं होती रहती है। खरीदारी के समय रखी जाने वाली सावधानियां। उपभोक्ता का दायित्व है कि शोषण से बचने के लिए खरीदारी के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। खरीदे हुए माल का वांछित सेवा के भुगतान का बिल अथवा रसीद और गारंटी या वारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। शिकायत दर्ज कराते समय वह रसीद कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है। सामान पर उसका नाम, मात्रा, बैच नंबर, उत्पादन एवं अवधि, समाप्ति की तिथि, कीमत, कर सहित और रहित तथा निर्माता का पूरा नाम व पता अच्छी तरह जांच कर खरीदना चाहिए। वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले ISI, एग मार्क, FPO आदि मानक चिन्हों को देखकर खरीदना चाहिए। फ्रेंड्स, ये सब मानक चिन्ह आप देख सकते हैं। सावधानी रखनी चाहिए कि नापने अथवा तौलने के लिए प्रमाणीकृत बाँट या माप का ही उपयोग किया गया है। वस्तु की पैकिंग का वजन वस्तु के वजन में शामिल नहीं होना चाहिए। आजकल विक्रेता आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से अपनी वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। उपभोक्ता इनसे भ्रमित होता है तथा कम गुणवत्ता वाली वस्तु भी खरीद लेता है। अतः उपभोक्ता को विज्ञापनों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह देख परख कर वस्तु खरीदनी चाहिए। उपभोक्ता शिकायत करे। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा एवं उनको शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। इस कानून के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता न्यायालय का गठन किया गया। 20 लाख रुपए तक की शिकायत जिला उपभोक्ता मंच में, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक की से संबंधित विवाद राज्य उपभोक्ता आयोग में, और 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि से संबंधित शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में की जा सकती है। इस राशि की सीमा में समय समय पर परिवर्तन हो सकता है। उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर 30 दिन की अवधि में न्याय के लिए ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है। सभी सावधानियों के उपरांत भी यदि उपभोक्ता द्वारा खरीदी हुई वस्तु या सेवा में दोष पाया जाता है और समझाने के बाद भी विक्रेता और सेवा प्रदाता गलती नहीं सुधारता है तो उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत अवश्य करनी चाहिए। सभी जिला मुख्यालय पर जिला उपभोक्ता मंच स्थापित किए गए हैं, अतः हमें जागरूक रहकर उनका लाभ उठाना चाहिए। उपभोक्ता शिकायत कैसे करें? उपभोक्ता सादे कागज पर 4 से 5 प्रतियों में शिकायत लिखकर डाक से किसी प्रतिनिधि द्वारा या स्वयं उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसका कोई शुल्क नहीं होता है और न ही वकील की आवश्यकता होती है। वस्तु या सेवा में दोष होने पर 2 वर्ष की अवधि में शिकायत दर्ज कराना जरूरी होता है। शिकायत में उपभोक्ता का नाम, पता, विक्रेता का पक्ष का नाम व पता, शिकायत का विवरण एवं शिकायतकर्ता जो कुछ चाहता है उसका पूरा विवरण होना चाहिए। साथ ही बिल, रसीद आदि भी साथ होने चाहिए। उपभोक्ता को उपलब्ध राहत। शिकायतकर्ता को न्यायालय अथवा आयोग जो राहत दिलवा सकता है उसमें से प्रमुख है विवादास्पद सामान में सुधार करवाना, उस सामान के स्थान पर वैसा ही नया सामान दिलवाना, उपभोक्ता
को होने वाली हानि या क्षति की क्षतिपूर्ति दिलवाना, उपभोक्ता को हर्जाना खर्चा दिलवाना।